प्रथम आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। और आज शिक्षक दिवस पर हम लोग उपस्थित हुए हैं यहाँ पर। एक प्रकार से गर्व की बात है, एक शिक्षक और विद्यार्थी के लिए ये बहुत गौरवपूर्ण बात। लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, रविवार का दिन था, जैसा कि 8 सितंबर, ठीक है, ये सब रविवार के दिन ही पड़ रहा है तो फिर भी आप लोगों ने सहयोग किया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो शिक्षक दिवस पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। जैसा कि उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और वो भी बहुत गरीब परिवार से थे। और कुछ मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि किसी ने ठीक ही कहा है कि ऐसे जियो जैसे कल मर जाना है। मैंने भी पढ़ाते पढ़ाते बोला भी है बीच में कि ऐसे जियो जैसे कल मर जाना है। कहने का मतलब कि अगर आपको कोई भी काम पूरा करना है तो आज ही उसको खत्म करो, कल के लिए मत सोचो कि यार कल पूरा कर लेंगे इसको, क्योंकि कल कभी नहीं होता। कल जो है कभी नहीं होता, कब क्या हो जाए किसी व्यक्ति को कुछ पता नहीं होता भैया, ठीक है ना। तो किसी ने ठीक कहा है कि ऐसे जियो कि कल मर जाना है, ऐसे सीखो कि तुम्हें हमेशा के लिए सीखना है। ये नहीं कि मतलब हाँ बस सीख लिया, कुछ दिनों बाद भूलना ही तो है। कुछ लोग होते हैं बस जॉब के लिए हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है, बस जॉब मिल जाएगी फिर क्या मतलब है। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसे सीखो कि मुझे ज़िंदगी भर के लिए सीखना है, मुझे मरना ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मैं हमेशा जिंदा रहूँगा, ये चीज़ें सीखता रहूँगा। और ये सीखने वाली स्किल जो है पूरी लाइफ चलती रहती है, और हमेशा आदमी सीखता रहता है। अपने छोटे से सीखता है, बड़े से सीखता है, सबसे सीखता रहता है इंसान। और जो सिखाता है वो हमारा गुरु होता है, वो चाहे एज में छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो हमारा गुरु होता है जो हम लोगों को सिखाता है, ठीक है ना। तो गुरु का कोई भी आकार नहीं होता है, गुरु का कोई भी चेहरा नहीं होता है। कब गुरु की भेंट हमसे हो जाए कुछ पता ही नहीं। कहने का मतलब रास्ते में चलता व्यक्ति कोई मुझे कुछ सिखा दे, वही मेरा गुरु होता है, उसी को हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। तो शिक्षकों के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा कि अपने ज्ञान के प्रकाश से छात्रों के जीवन को प्रज्वलित कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले सभी शिक्षकों को मेरा नमन, ठीक है। और लेकिन जैसा कि शिक्षक तो दिवस आज हम लोग मना ही रहे हैं, और अगर देखा जाए तो पहली शिक्षक जो होती है वो हमारी माँ होती है। देखा जाए, हालांकि काफ़ी लोगों ने स्टेटस में लगाया भी हुआ है, अपने माता और पिता की पिक डाली हुई है कि जो पहले शिक्षक होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं, और पहली जो शिक्षिका होती है वो मेरी माँ होती है। बेशक उसके पास कोई डिग्री हो या ना हो, जरूरी नहीं है कि एक अच्छा शिक्षक होने के लिए आपके पास डिग्री होना आवश्यक है। जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हों तभी आप शिक्षक बन सकते हैं। तो एक माँ होती है जो अनपढ़ होती है, फिर कोई भी डिग्री नहीं होती, फिर भी वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देती है। एक बच्चा जो होता है माँ बोलना सीखता है। माँ कहाँ से सीखता है? वो माँ ही सिखाती है, माँ के द्वारा ही सिखाया जाता है। जो बच्चा पहला वर्ड बोलता है माँ, ठीक है ना। तो पहली शिक्षिका माँ होती है, और वो सबसे बड़ी शिक्षिका और कुशल शिक्षिका होती है हम लोगों के लिए। लेकिन जैसा कि आज 5 सितंबर हम लोग मना रहे हैं शिक्षक दिवस के अवसर पर, तो ये एक बहुत सराहनीय व्यक्ति के लिए हम लोग जो है 5 सितंबर मना रहे हैं। उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उनका जन्म जो है 1888 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था, और वो बहुत गरीब परिवार से थे। फिर भी उन्होंने लगभग 40 साल तक अध्ययन किया, कहने का मतलब पढ़ाया, अध्यापन किया। 40 साल तक अध्यापन किया, और उन्होंने एक कड़ा संघर्ष किया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, ठीक है। और उसके बाद 1952 में वो पहले उपराष्ट्रपति बने। 1952 में वो पहले उपराष्ट्रपति बने। 10 साल कार्यकाल में रहते हुए उसके बाद 1962 में वो द्वितीय राष्ट्रपति बने। पहले उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति बने, ठीक है ना। तो कहने का मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। तो जब राष्ट्रपति बने 1962 में, तो कुछ लोग उनके पास आए, उनके शिष्य, कि भैया हम आपका दिवस मनाना चाहते हैं, जन्म दिवस मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अगर मेरा जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, मैं गौरवान्वित फील करूँगा। तो फिर तब से क्या हुआ कि 5 सितंबर से टीचर्स डे मनाया जाने लगा, ठीक है। और पहली बार जो टीचर्स डे मनाया गया था 5 सितंबर 1962 को मनाया गया था,
ठीक है, पहली बार जो शिक्षक दिवस मनाया गया था 5 सितंबर 1962 को शिक्षक दिवस मनाया गया था। भगवान ने दी जिंदगी, माता पिता ने दिया प्यार। भगवान ने दी जिंदगी, माता पिता ने दिया प्यार, जीवन के हर पहलू को शिक्षित करने में अपने शिक्षक का हूं मैं शुक्रगुजार। कहने का मतलब हर व्यक्ति जो होता है उसके जीवन, आप ना देखो, अगर शिक्षक नहीं होते तो ना डॉक्टर होते, ना इंजीनियर होते, ना कोई उच्च पदवी पे बैठ पाता। कहने का मतलब आप स्टार्टिंग से भी देख लो, सब लोगों ने अपना कोई ना कोई शिक्षक बनाया है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो कोई भी महान हस्ती हो, बड़ी महान हस्ती हो, उसने अपना कोई गुरु बनाया है, उसी के चरण कलमों में चल के वो आगे बढ़ा, ठीक है ना। वो आप ब्लाइंडली किसी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो ईमानदारी पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये मेरे गुरु हैं। कहने का मतलब आप उनके ऊपर शक मत करिए। फिर कहने का मतलब अगर आपने गुरु माना है किसी को तो फिर उसके ऊपर शक मत करिए कि यार पता नहीं बेड़ा पार होगी कि नहीं होगी। आप ब्लाइंडली उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं अगर आपने गुरु माना है तो, ठीक है ना। तो वही एक आपको ऐसे स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि एक महिला होती है और वो मंदिर में डेली पूजा करती है विष्णु भगवान की, डेली पूजा अर्चना करती है, घंटी वगैरह बजाती है। तो बाहर से एक ये जो चोर लुटेरे होते हैं, इन्होंने सोचा कि यार ये महिला बहुत ज़्यादा नादान है, तो क्यों ना इसे लूटपाट लिया जाए। वो बड़े घर की थी, तो वो साधु का रूप बना करके गया और मंदिर में और बोला कि मुझे पानी पिलाओ, जल पिलाओ। तो वो बोलती है कि वो कहती है कि चलो जल पिलाया जाए साधु जी को, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार कहाँ मिलता है, साधु जी को जल पिलाया जाए और इससे क्या होगा कि हमको कुछ आशीर्वाद मिलेगा। तो वो जाती है जल पिलाने के लिए, तो साधु बोलता है क्या आप दीक्षित हो? कहने का मतलब आपने दीक्षा ली है? तो बोलती दीक्षा तो महाराज मैंने नहीं ली है, आप ही दे दो दीक्षा। तो कहता ठीक है मैं दीक्षा दूंगा लेकिन यहाँ पर नहीं। तो फिर कहें फिर महाराज दीक्षा लेने के लिए कहाँ चलना पड़ेगा? कहे मैं बताऊंगा, आप अपना जो भी है बोरिया बिस्तर ले लो, जो भी गहने वहने हैं आप रख लो। तो वो ले लेती है गहने वगैरह और ले करके उसी के पीछे चल पड़ती है। और जंगल में जाने के बाद उसका तो इरादा, वो तो साधु वगैरह था नहीं, ठीक है, वो तो साधु वगैरह था नहीं, तो जंगल में चल करके और उसको एक पेड़ से बांध देता है और उसके जितने भी गहने जेवरात वगैरह होते हैं उनको लूट करके वो चला जाता है और बोलता है कि 1 हफ्ते बाद मैं आऊँगा, तब तक बंद ही रहना क्योंकि मैं आपका गुरु हूँ, ऐसा वो बोल करके चला जाता है। फिर ये जो मंदिर में घंटी वगैरह नहीं बजती है, पूजा पाठ नहीं होती, तो विष्णु भगवान को लगता है कि यार क्या हो गया, विष्णु भगवान को लगता है क्या हो गया भैया, हमारी ये जो शिष्या थी कहाँ चली गई, बहुत दिनों से ना पूजा हो रही है और ना घंटी वगैरह बज रही है। तो फिर नारद मुनि को भेजते हैं कि भैया जाओ देखो जरा जा करके कि क्या हो गया। तो फिर नारद मुनि जाते हैं और देखते हैं कि भैया वो जंगल में बंधी होती है और उनसे बोलते हैं कि मैं क्या आपको खोल दूं, आपकी रस्सी जो बंधी हुई है खोल दूं। तो कहें कि नारद मुनि जी आपको मैं प्रणाम करती हूँ, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे बांधा है, वही अब आकर के खोलेंगे, मेरे गुरु ने बांधा है। अब वो उनको गुरु मान लेती ब्लाइंडली, हालांकि वो नारद मुनि कहते हैं अरे वो बहरूपिया था, चोर लुटेरा था, वो लूट करके आपको चला गया है, वो कोई गुरु वगैरह साधु वगैरह नहीं था, लेकिन वो ब्लाइंडली उनके ऊपर विश्वास करती वही मेरे गुरु, मैंने उनको गुरु मान लिया। तो फिर क्या होता है कि नारद मुनि के दर्शन होते हैं और वो चले जाते हैं उन्हीं के विष्णु के पास और कहते हैं कि भगवान वो तो मान ही नहीं रही है लड़की, वो कह रही है कि हम अपने गुरु से ही रस्सी खुलवाएंगे जो वो बांध करके गए, उन्होंने बोला था कि मैं ही खोलूंगा आकर के। फिर स्वयं भगवान विष्णु उसी जंगल में अवतरित होते हैं और वही चक्र रूप धारण करके और बोलते हैं कि उनको भी प्रणाम करती है और कहती है कि आपको भी प्रणाम, लेकिन मेरे गुरु जी ही मेरी जो रस्सी बंधी हुई है वही खोलेंगे। उनको भी नकार देती, मना कर देती। तो वो भी यही बोलते हैं कि भैया ऐसी सी बात है, वो कोई गुरु नहीं थे आपके, लेकिन उसने उनको गुरु मान लिया था ना। अब इसके बाद चाहे जो कहे कि अरे वो गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं है, लेकिन अगर मैंने सरा हृदय उनको गुरु माना है तो वो गुरु ही है मेरे, कहने का मतलब ये, ठीक है ना। तो क्या होता है कि कहती है कि वो मेरे इतने अच्छे गुरु हैं कि भला बताओ इतने दिन से मैं आपकी पूजा याचना कर रही थी, कभी आपके दर्शन नहीं हुए,
और उन्होंने मुझे रस्सी से बांधा और आपके दर्शन हो गए। तो बताओ, वो मेरे असली गुरु हुए, एक प्रकार से असली गुरु हुए, उनकी वजह से आपके दर्शन हो गए। तो वही कहने का मतलब ये है कि फिर वो भी चले जाते हैं और उसके बाद पकड़ के लाया जाता है उन्हीं के गुरु को, फिर वो आकर के रस्सी वगैरह खोलते हैं। तो उन्होंने, उस लड़की ने ब्लाइंडली विश्वास किया था ना अपने गुरु के ऊपर कि हाँ यही मेरे गुरु। तो उसका बेनिफिट क्या मिला कि उसके जो इष्ट देव थे उनके दर्शन हो गए, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि हम अगर किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, तो अगर हम ब्लाइंडली विश्वास करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलता है हमको। धन्यवाद। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात चल रही थी। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो ज्ञान की खान थे, एक प्रकार से अखंड ज्ञान भरा हुआ था उनके पास, और वो हाजिर जवाबी में भी बहुत माहिर थे। कहने का मतलब वो तुरंत जवाब देना जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब 40 साल तक उन्होंने अध्यापन का कार्य किया था, पढ़ाया था। तो वो हाजिर जवाबी में बहुत जो है माहिर थे। तो क्या होता है कि एक बार ये कृष्णन जी भारतीय दर्शन पर व्याख्यान देने के लिए इंग्लैंड जाते हैं, व्याख्यान देने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। तो वहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं, बड़ी संख्या में उनका व्याख्यान सुनने के लिए उपस्थित होते हैं लोग। तो वहाँ पे एक अंग्रेज इनसे बोलता है कि भैया आप, मतलब आपके हिंदुस्तानी कैसे लोग हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई भूरा है, कोई धोती पहनता है, कोई कुर्ता पहनता है, और कोई पैंट शर्ट पहनता है, कोई जीन्स पहनता है, कोई शॉर्ट पहनता है, अजीब अजीब तरह के पहनावे हैं और अजीब अजीब कलर के लोग हैं तुम्हारे भारत में। तो वो बहुत शालीनता से जवाब देते हैं और कहते हैं कि घोड़े अलग अलग रंग रूप के हो सकते हैं, घोड़े अलग अलग रंग रूप के हो सकते हैं, लेकिन गधे एक ही कलर के होते हैं। तो इतने शालीनता से उनका जवाब दिया और उनका जो चेहरा है वो चेहरा शर्म से उतर गया और वो अपनी सीट पे जाकर के बैठ गए। तो कहने का मतलब ये इतने विद्वानी थे, कहने का मतलब एकदम छोटी बारीक बारीक चीज़ें, ऐसा हमको भी करना चाहिए कि मैं किसी भी चीज़ को बोलना अगर चाह रहा हूँ तो पहले थोड़ा सा अपने विचारों को नियोजित कर लूँ कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ, जो भी शब्द का चयन कर रहा हूँ वो कैसे शब्द हैं। ठीक है, बोलने से पहले शब्दों का अगर चयन करके आप बोलें तो कभी भी आप फेल नहीं होंगे। तो ये था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विषय में मैंने कुछ आपको बताया। इसके बाद मैं कुछ आपसे अपने मन की बात करना चाहता हूँ कि मेरा क्या मानना है कि अब शिक्षक दिवस, पहले के शिक्षक दिवस के कंपैरिजन में अब के शिक्षक दिवस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, जमीन आसमान का अंतर है पहले के शिक्षक दिवस में अब के शिक्षक दिवस में। यही देख करके मन कभी कभी दुखी हो जाता है कि कुछ शिक्षक जो है अपने ज्ञान की बोली लगाने लगे हैं, कि मतलब थोड़ा सा पढ़ लिख गए हैं तो अपने ज्ञान की बोली लगाते हैं। भैया आप समझते हो कैसे बोली लगाई जाती है, ज्ञान की बोली लगाते हैं। गुरु शिष्य की जो परंपरा है कहीं ना कहीं कलंकित हो रही है। गुरु और शिष्य के बीच की जो परंपरा चलती चली आ रही थी वो कहीं ना कहीं कलंकित हो रही है। आए दिन शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों पर, शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों पर तथा विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों पर दुर्व्यवहार हो रहे हैं। पहले के कंपैरिजन में अगर देखें अब तो दुर्व्यवहार होते हैं, वही बोलते नहीं है कि मारो मिलो रस्तम बताइए, ये चीज़ें मतलब है भैया कि मतलब हाई स्कूल इंटर के बच्चे जो मतलब कितना सम्मान करते थे, अब कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से जैसा कलंकित टाइप का दिख रहा है हम लोगों को कि मार दिए हो भैया, और उनके पेरेंट्स भी तुरंत आ जाएंगे। पहले इतनी ज़्यादा मार पड़ती थी फिर भी कोई नहीं आता था, अब थोड़ा सा पनिशमेंट दिया घर वाले उपस्थित हो गए। और कई टीचरों के भी कारनामे हम लोगों ने सुने, कैसे कैसे टीचर आ गए हैं, ठीक है ना। शिक्षा अपने मूल्यों को खोकर बाजार बनता जा रहा है और शिक्षा को लेकर बच्चों में तनाव बढ़ता जा रहा है। नतीजन कई बच्चे शिक्षा के अभाव के कारण वो नशे के शिकार होते जा रहे हैं। कई प्रकार से कई हानियां हमको देखने को मिलती हैं शिक्षा के अभाव के कारण। तो शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सभी मिलकर शपथ लेंगे, हम सभी मिलकर शपथ लें कि गुरु शिष्य वाली परंपरा को बेहतर ढंग से समझें और आगे भी लोगों को समझाएं, ठीक है, जिससे अच्छे समाज के निर्माण में मिलकर हम लोग सहयोग करें।
सरकार के साथ हम सभी भी मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में नए भारत के निर्माण में अपना सहयोग दें। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइट आ गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अगर देखा जाए तो सभी के लाइफ में कोई ना कोई शिक्षक आता है, एक गुरु आता है। सभी के लाइफ में एक शिक्षक, एक गुरु जरूर आता है जिससे वो सीखता है और आगे बढ़ता है। वो चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे जो हो। मैं भी अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मेरा भी कोई ना कोई गुरु रहा है जिसको मैं मान करके, जिसको फॉलो करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ठीक है ना। तो आज शिक्षक दिवस का दिन है, तो शिक्षक दिवस के ऊपर मैं 2-4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। जैसा कि सर ने अभी हम लोगों को बहुत अच्छे से बताया है, तो सबसे पहले मैं और अपने साथियों की तरफ से सर को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और शिक्षक दिवस की सर को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अपने साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस सब कार्यक्रम में सहयोग किया। और जैसा कि आज 5 सितंबर है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म के उपलक्ष्य में हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी श्रृंखला की कड़ियों को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने प्रिंसिपल कोचिंग के उनसे निवेदन करता हूं कि आएँ और सर के बारे में 2 शब्द बोलें। सभी भाइयों और बहनों की 5 सितंबर की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे गुरु को। गुरु के लिए एक छोटी से शब्द है, शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं, शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं, गुरु के आशीर्वाद से बड़ा कोई सम्मान नहीं। लता पगचिन्हों पर कोई पगचिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। हमारे गुरु ने हमको बताया था कि अगर कुछ करना है तो कभी हार मत मानना, जब तक सांस रहे तब तक लड़ना, नहीं तो मर जाना। अगर तुम्हें किसी काम को करने से पहले ही तुम हार मान लेते हो तो हार नहीं मानना, इसलिए कि शायद उस काम को करने से पहले हमें लड़ना चाहिए। शायद हमें हार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, शायद हमें जीत भी मिल सकती है। बहुत से लोग गाँव में कहते हैं कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे दिमाग में ही भर देते हैं कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ये तुम सोचो कि ये काम होगा तो होकर रहेगा। एक हाथी का छोटा सा बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है तो उसको हम एक जंजीर से बांध देते हैं। वो जब तक वो बड़ा होता है तब तक जंजीरों से ही बांधा रहता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो यदि हम उसको एक रस्सी से भी बांध देंगे तो वो नहीं तोड़ पाता, क्योंकि उसके छोटे से ही पता होता है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। इसलिए कोई काम मुश्किल नहीं है, हर काम इंसान ही करता है। मुश्किल कोई काम नहीं है जब किया इरादा पक्का। नन्ही सी चींटी है, दाना लेकर 100 बार फिसलती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। हमारे प्रिंसिपल जी ने बहुत अच्छे से समझाया 5 सितंबर गुरु की महिमा। और जैसा कि सच है, रिश्तेदार लोग होते हैं या गांव में कई लोग होते हैं, मतलब पहली बात तो कभी एक चीज़ हमेशा याद रखना जो सीखी है कि आप क्या तैयारी कर रहे हैं। गुरु, आपके माता पिता, आपका सच्चा दोस्त, इनके अलावा किसी भी तीसरे को पता नहीं होनी चाहिए। अगर वो जान गया तो आपका हमेशा माता पिता गुरु 3 ही लोग ऐसे होते हैं जो सच्चा मित्र होगा आपका, शायद। नहीं तो इन तीनों के अलावा कोई नहीं चाहता कि आप अपने पीक पर पहुँचे, आप चरम पर पहुँचे। सभी चाहते हैं कि आप धरातल में धंसे रहें, कोई नहीं चाहता। इसीलिए इन 3 लोगों के अलावा किसी को ये बात बताना हम क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, जो कुछ कोई कह रहा है हाँ सही भैया, अगर उनको पता चलेगा तो हमेशा यही कहेंगे अरे आपसे कहाँ होगा, आपका मोराल हमेशा डाउन करेंगे। तो अब इन्हीं श्रृंखला कड़ियों को आगे बढ़ाते हुए और भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ
आएँ और अपने सर के प्रति, आज शिक्षक दिवस है तो दो शब्द कहें। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजी और प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शिक्षक दिवस पर कुछ शब्द बोलना चाहते हैं। मैं खींचता था लकीरें आड़ी टेढ़ी, मैं खींचता था लकीरें आड़ी टेढ़ी, आपने कलम चलाना सिखा दिया और मेरे मन में दीपक का दीप, मेरे मन में ज्ञान का दीप जलाकर मेरे अज्ञानता को प्रकाशित कर दिया, मेरे अज्ञानता को प्रकाशित कर दिया। जीवन में राह सिखाते, सही गलत का पाठ सिखाते, जीवन में राह दिखाते, जीवन में गलत सही का पाठ पढ़ाते, और वह कोई नहीं, वह मेरे गुरु जी कहलाते। जय हिंद जय भारत। आदरणीय गुरुजी और हमारे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, तो हमारे छात्रों के लिए शिक्षक लोगों का बहुत ही महान योगदान रहता है, क्योंकि अगर हमारे अध्यापक नहीं होंगे, गुरु नहीं होंगे, तो हम लोग आगे की शिक्षा, सर्वप्रथम तो हमारी माता जो होती है, माता पिता वही गुरु होते हैं, लेकिन यदि हम आगे की बात करें तो हमारे जो गुरु जी होते हैं, हम लोगों को आगे वही बढ़ाते हैं। जैसा कि जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, शिक्षक हो गए, प्रोफेसर हो गए, ये सब गुरु की ही महान कृपा से बनते हैं। यदि वो हमें शिक्षा ही नहीं देंगे तो हम लोग कैसे बनेंगे। इसीलिए मैं गुरु जी के ऊपर एक दोहा प्रस्तुत कहने जा रहा हूँ। सतगुरु हमसो रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। जिंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाएंगे हम जिसका कर्जा, जिंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाएंगे हम जिसका कर्जा, माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी है उतना महान दर्जा। किस्सा जिंदगी का कभी शुरू ही नहीं हुआ होता, किस्सा जिंदगी का कभी शुरू ही नहीं हुआ होता, अगर जिंदगी को जिंदगी बनाने वाला गुरु ना ही हुआ होता। इसके बाद मैं एक पंक्ति कहना चाह रहा हूँ कि तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून है, और तू ही मेरा विधाता, तुझ में जन्मों का नाता है। और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं कि तुझ में प्रभु दिखता है, गुरुवर मैं क्या करूं। तुझ में प्रभु दिखता है, गुरुवर मैं क्या करूं। जय हिंद जय भारत। सबसे पहले मैं अपने भगवान समान गुरु को सादर प्रणाम करता हूँ। आए हुए सभी हमारे भाई बहनों को सुप्रभात। सर्वप्रथम आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वो जैसा आप सभी जानते हैं कि वो 5 सितंबर को आज़ाद भारत के उपराष्ट्रपति एवं वो दूसरे राष्ट्रपति वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ये जन्मदिवस पर मनाया जाता है। वो जैसा आप सभी जानते हैं, इन्होंने अपने जीवन के 40 साल शिक्षा पर ही व्यतीत किए। इन्होंने अपने जीवन के 40 साल शिक्षा पर ही दिए, और इनका ये मानना था कि जो एक विद्यार्थी होता है शिक्षक के बिना शून्य होता है। अगर विद्यार्थी को आगे बढ़ाने में किसी का हाथ होता है तो सबसे ज़्यादा माता पिता और उसके बाद शिक्षक का स्थान दिया गया है। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी अनुराग सर को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और यहाँ पे उपस्थित सभी मित्रों को उनके सामने कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। मेरी लाइफ में 3 तरह के टीचर होते हैं। पहले जो मुझे इस दुनिया में लाई, मेरी माँ, और उसके बाद मेरे पापा, जो उसने मुझे बड़ा किया, इतना वो किया। उसके बाद एक विशेष दर्जा दिया जाता है टीचर को, जिसने मुझे दुनिया भर के बारे में सिखाया कि कैसे जीना है, कैसे क्या करना है, ये सब कुछ सिखाया। टीचर के बिना ज़िंदगी वीरान होती है, टीचर के बिना ज़िंदगी वीरान होती है। सब कुछ होते हुए भी ज़िंदगी सुनसान होती है, सब कुछ होते हुए भी ज़िंदगी सुनसान होती है। ज़िंदगी में टीचर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर की दुआ से हर मंजिल आसान होती है।
टीचर का महत्व ऐसा होता है जैसे एक अंधे व्यक्ति में एक शिष्य अत्यधिक फर्क नहीं होता है। एक प्रकार से अंधा व्यक्ति को सही मार्ग समझने के लिए दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत होती है। एक अंधे व्यक्ति को अगर कहीं जाना है तो उसको दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। कहीं भी जाना है, उसको सामने नहीं दिखता, वो अंधा ही है, उसको दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार एक शिष्य को अपने जीवन को सही मार्ग में ले जाने के लिए एक टीचर की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने सिखाया पढ़ना, आपने सिखाई लिखाई, गणित भी जाना आपसे, आपने ही भूगोल बताई। बारंबार नमन करता हूँ, स्वीकार करें शिक्षक दिवस की बधाई। बंद हो जाएं सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं गुरु, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं जीवन जीना सिखाते हैं। मेरे प्यारे गुरु एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को हैप्पी टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जब हम गिरते हैं हार कर साहस वही बढ़ाते हैं। जब हम गिरते हैं हार कर साहस वही बढ़ाते हैं, ऐसे व्यक्ति ही तो टीचर कहलाते हैं। अध्यापक वह मोमबत्ती होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को उजाला देता है। जय हिंद। जय। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुजी और भाइयों बहनों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। शिक्षक वह मोमबत्ती की तरह होता है, शिक्षक वह मोमबत्ती की तरह होता है जो खुद को जलाकर दूसरों को उजाला देता है। मेरी तरफ से आप सभी को और अध्यापकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान, देश के उन निर्माताओं को हम करते हैं सम्मान। जय जवान। आप सभी लोगों को टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे ही सीखा आपसे ही जाना, आप ही को हमने गुरु है माना। सीखा है सब कुछ आपसे, हमने कलम का मतलब आपसे ही जाना। हैप्पी टीचर्स डे। हमारे भाइयों ने कहा है और अब कुछ गुरु के प्रति हम अपनी भावनाएं, अपनी बातें कहना चाहते हैं। सर्वप्रथम सर को एक बार फिर से टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज से कुछ महीने पहले की ही बात है। फरवरी में हम कोचिंग पढ़ने आए थे। सर हमको सर बाहर खड़े थे तो हम अपना इनको जानते थे, प्रिंसिपल साहब को, तो अपना सीधा चले आए। तो सर को लगा कि ये लड़का बस घूमने आया है, 1-2 दिन में घूम के चला जाएगा। धीरे धीरे पढ़ने लगे, परिचय हुआ। उसी तरह जब परिचय हुआ तो हमको भी लगा नहीं, सर के पास पढ़ने से मेरा करियर बन सकता है। तो वही चीज़ है कि जब तक आप किसी को अच्छी तरीके से जान न लें, किसी को अच्छी तरीके से पहचान न लें, तब तक उसके गुणों का अनुमान आप नहीं लगा सकते। इसीलिए सर को मैं सहृदय धन्यवाद करता हूँ। और सर की 2 बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। एक तो पहले बच्चे का ये तुलना किसी दूसरे बच्चे, पढ़े हुए बच्चे से कभी नहीं करते। जैसे आपका मोरल डाउन किसी ऐसे बच्चे का उदाहरण देते हैं जो मेरी ही तरीके था। बहुत सारे बच्चों को उदाहरण दिया है सर ने कि ऐसा था, उनको काटना नहीं आता था, लेकिन मेहनत की तो आज वो कहाँ है, तुम भी वहाँ पहुँच सकते हो। तो एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात सर की कि कभी बच्चे का समझते हैं वो, उसको क्या चीज़ आ रहा है, उसको क्या चीज़ नहीं आ रहा है। न कभी गुस्सा करते हैं, बस बच्चों को समझने का प्रयास करते हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं। ये 2 बातों सर के व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और कुछ चीज़ें और हैं, मैं कहना चाहता हूँ। यदि अंधकार से लड़ने का कोई संकल्प अगर कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी बहुत लोग होंगे आकर्षित करते होंगे कई चीज़। कोई व्हाट्सएप चला रहा है, हम पढ़ रहे हैं तो मन जाता है कि अरे काश मैं भी मोबाइल चला पाता। इसी तरह एक बार मगध के राजा घनानंद से चंद्रगुप्त को घनानंद की पुत्री दुर्धरा से प्रेम हो जाता है। तो चंद्रगुप्त आचार्य से कहते हैं कि आचार्य मुझे उससे प्रेम, तो गुरु आचार्य मना कर देते हैं कि नहीं, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा व्रत भारतवर्ष को एकत्रित करना है, वहाँ का सम्राट बनना है। तभी
चंद्रगुप्त कहते हैं कि आचार्य काश कितना सरल होता कि ऐसे ही भारतवर्ष का मैं सम्राट होता। तो कहकर तो चाणक्य कहते हैं गुरु आचार्य कि अगर चंद्रगुप्त अगर ऐसी बात होती है आज पूरे भारतवर्ष में हर कोई भारतवर्ष का सम्राट होता। अगर इतने सेक्रीफाइस, इतना त्याग, इतना परित्याग न करना पड़ता तो आज हर इंसान भारतवर्ष का सम्राट होता। दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है। दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी है, जो ना मिला वो सोना है। हमारे पास जो चीज़ होती है जीवन में हम उसकी कभी कद्र करते नहीं। दूसरे के पास कुछ होता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, हमेशा अभी भी होता है, ऐसा सबके साथ होता है। दूसरे के पास कुछ है, काश मेरे पास भी होता, लेकिन हमारे पास क्या है, क्या हम उसकी वास्तव में कद्र कर रहे हैं? हमारे पास मेहनत करने का साहस है, मेहनत कर सकते हैं, क्या हम मेहनत कर रहे हैं? ये सब चीज़ें होती हैं जो हमको बहुत आगे तक ले जा सकती हैं। आपसे एक चीज़ सर ज़रूर सीखा है कि अगर मेहनत करेंगे तो एक दिन या तो जीतेंगे या फिर सीखेंगे। ये चीज़ आपसे हमको सीखने को मिली है। लाइफ खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। और एक चीज़ याद रखना, गुरु भी हमारा दोस्त होता है, माता पिता भी हमारे दोस्त होते हैं, और जो हमारा सच्चा दोस्त, हमेशा ज़िंदगी में दोस्तियों का सम्मान करना। जो दोस्ती का सम्मान नहीं करता, रास्ते उनका सम्मान नहीं करते, मंजिलें तो छोड़ दीजिए। हमारे बाल कवि बैरागी जी कहते हैं, बुझकर नहीं, हमेशा थककर सो। ये नहीं कि बस आला सारा सो जाओ, हमेशा इतनी मेहनत करो। जब आप चाहे वो पढ़ाई में आप मेहनत करोगे तो मन इतना थक जाएगा, जब आप थक कर सोंगे बहुत सुकून की नींद आएगी और बहुत अच्छे से नींद आएगी। हमेशा इसीलिए बुझकर नहीं, थक कर सोना चाहिए। कहते हैं कि जिस पत्थर में छेनी और हथौड़ी की मार से दर्द होता है, जिस पत्थर में छेनी और हथौड़ी की मार से दर्द होता है, वो पत्थर कभी मूर्त नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी होता है, उसमें कभी अन्न फसल नहीं उग सकती। वो कभी अनाज नहीं पैदा कर सकता। गुरु की डांट उसी छेनी और हथौड़ी की तरीके होती है। गुरु की डांट उसी छेनी और हथौड़ी के तरीके होती है जो हमें शिक्षित और संस्कार देती है। हीरे की आस रखते हो तो अंधकार में चमको, सूरज की रोशनी में तो कांच का टुकड़ा भी चमकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और अब अपनी बहनों से निवेदन करता हूं माँ और गुरु के लिए 2 शब्द कहें। हैप्पी टीचर्स डे, आप सभी को धन्यवाद, सर को भी जय हिंद जय भारत। हैप्पी टीचर डे टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी टीचर डे सर। शिक्षक कभी बुलंदियों पर नहीं पहुंचते हैं, बुलंदियों पर पहुंचाने वाले को ही शिक्षक कहते हैं। खुशियाँ हासिल नहीं होती है मांगने से, मंजिल मिलती नहीं ठोकरे ठहरे रहने से। भरोसा हमेशा रखना खुद पर और वक्त रब पर, क्योंकि सब कुछ हासिल होता है सही वक्त आने पर। जय हिंद। परम आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शिक्षक दिवस के इस स्वर्णिम अवसर पर मैं आप सबों को स्वागत करती हूँ। और इस घड़ी में मैं आप लोगों के समक्ष हमारे जीवन शिक्षकों के महत्व के प्रति 2 शब्द कहना चाहूँगी। जिंदगी कालिक थी न रंगों का ठहराव था। जिंदगी तो उजागर तब हुई जब इसमें गुरु नाम का भेदभाव था। जिंदगी गिरवी रख कर भी न चुका पाएंगे इसका कर्जा। माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी है उतना ही बड़ा दर्जा। कभी डांट कर उसने प्यार जताया तो कभी रोक टोक कर उसने चलना सिखाया। कभी काली स्लेट पर चाक से चमकता हुआ भविष्य का सूरज उगाया। कभी गलतियां छुपाकर तो कभी गलतियां बताकर एक सच्चे टीचर होने का फ़र्ज निभाया। कभी माँ बाप बनकर तो कभी दोस्त बनकर हौसला बढ़ाया। तहे दिल से शुक्रिया उन टीचर्स का जिसने मुझे इस काबिल बनाया। सर्वप्रथम शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। जैसा कि हम जानते हैं कि 5 सितंबर और 1838 ईस्वी में सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन दिवस पर ही हम शिक्षक दिवस को मनाते हैं।
गुरु की ऊर्जा सूर्य सी अंबर सा विस्तार, गुरु की ऊर्जा सूर्य सी अंबर सा विस्तार, गुरु की गरिमा बड़ा नहीं इस जग में है उपहार, गुरु की गरिमा बड़ा नहीं इस जग में है उपहार, गुरु का साहित्य जग है उपहार, प्रस्तर से छड़ छड़ छड़े और प्रस्तर से छड़ छड़ छड़े उनका है। आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार के कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते। मैं एक पंक्ति के जरिए सर का अभिवादन करना चाहती हूँ। ईश्वर दूर रखे दिल की कठिनाई, ईश्वर दूर रखे सारी कठिनाइयों से, शिक्षक दिवस मुबारक हो दिल की गहराइयों से। इससे सर ने बताया कि आपकी ज़िंदगी में हर एक वो शिक्षक होता है जो खास होता है। ऐसे ही एक हमारे सर हैं संतोष सर, उनके लिए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि इंसानियत ही इंसान को इंसान बनाती है, मुश्किल ही राह को आसान बनाती है, यूं ही नहीं जाते लोग मंदिरों में, आस्था ही पत्थर को भगवान बनाती है। उन्होंने हमें सिखाया है कि हर इंसान के अंदर इंसानियत, हौसला और राह होनी चाहिए। इंसान के अंदर एक इंसानियत ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों के लिए भी उतने ही शिद्दत से करनी चाहिए जो आप अपनों के लिए सोचते हैं। हौसला वो होता है जो आपको गिरकर भी उठा लेता है और राह को भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। और एक मैं सर के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। भगवान ने है दी जिंदगी, माँ बाप से प्यार मिला बेशुमार, ज्ञान की शिक्षा देने के लिए गुरु जी हम हैं आपके शुक्रगुजार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी टीचर्स डे। जिंदगी गिरवी रख कर ना चुका पाएंगे जिसका कर्जा माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी है उतना महान दर्जा। आज के दिन पूरे देश में विद्यार्थी शिक्षक को सम्मानित करने के लिए शिक्षक दिवस मनाते हैं। यह सही कहा गया है कि शिक्षक हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं। अध्यापक छात्रों को अपने स्वयं के बच्चे की तरह बड़ी सावधानी और गंभीरता से शिक्षित करते हैं। अभिभावक बच्चे को जन्म देता है, वहीं शिक्षक उसके चरित्र को आकार देकर उज्ज्वल भविष्य बनाते हैं। हमारे माता पिता हमें प्यार और गुण देने के जिम्मेदार होते हैं, हालांकि हमारे शिक्षक पूरा भविष्य उज्जवल करने और सफल बनाने के जिम्मेदार होते हैं। वे शिक्षा की गुणवत्ता को समृद्ध करते हैं, इसे और बेहतर बनाने की दिशा में अथक प्रयास करते हैं कि वे उन लाखों तरीकों के लिए हैं जिनसे वे छात्रों के जीवन को छू सके। एक शिक्षक एक कंपास है जो विद्यार्थी में जिज्ञासा, ज्ञान और ज्ञान के चुंबक को सक्रिय करता है। मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद तो नहीं दे सकती, पर मैं जो भी कहूँगी वह कम होगा, क्योंकि शब्दों की कोई मात्रा नहीं होती कि आप मेरे और मेरे साथी छात्रों के लिए कितना मायने रखते हैं। शिक्षक है एक दीपक की छवि जो जलकर दे दूसरों को रवि, न रखता वो ख्वाहिश बड़ी, बस शिष्य की सफलता ही खुशियों की घड़ी। मेरी कलम जो आज इतना कुछ लिखते हैं, कुछ और नहीं मेरे गुरु की मेहनत लिखती है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर एंड टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी टीचर्स डे सर। हर साल 5 सितंबर को देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर देश भर के तमाम शिक्षण स्थानों पे अध्यापकों का सम्मान होता है। टीचर डे पर मैं पुष्पांजलि कहना चाहती हूँ। सही क्या है गलत क्या है ये सब पढ़ाते हैं आप, कि सही क्या है गलत क्या है ये सब पढ़ाते हैं आप। सच क्या है झूठ क्या है ये समझाते हैं आप, कि सच क्या है झूठ क्या है ये समझाते हैं आप। जब सूझता नहीं कुछ तो राहों को सरल बनाते हैं आप, जब सूझता नहीं कुछ तो राहों को सरल बनाते हैं आप। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं गुरु जी को। जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान जो करता है वीरों का निर्माण, जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम, ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम। गुरु का महत्व कभी होगा न कम, भले कर ले कितनी भी उन्नति हम। गुरु का महत्व कभी होगा न कम, भले कर ले कितनी भी उन्नति हम। वैसे तो इंटरनेट पर हर प्रकार का ज्ञान है, वैसे तो इंटरनेट पर हर प्रकार का ज्ञान है, मगर अच्छे बुरे की नहीं है उसे पहचान, मगर अच्छे बुरे की नहीं है उसे पहचान। और बहुत अच्छे से हमारी बहनों ने भी बताया गुरु की महिमा
बताई, शिक्षक दिवस के बारे में बताया। और इसी तरह हमारे साथ पढ़ने वाले हमसे सीनियर हैं धनंजय, हमारे प्रिंसिपल साहब, और इनसे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बगल में बैठते हैं तो कोई भी बात हमको, मित्र हो गए, एक मित्र अर्थात गुरु ये भी हो गए, कोई भी बात बताते हैं बहुत तर्क के साथ, बहुत अच्छे से। सब बात तो नहीं समझ में आती, लेकिन जो भी बात आती है एकदम तर्क के साथ एकदम। और हमको सौभाग्य है, छोटे में इनकी दीदी से भी हम पढ़े हैं, कक्षा 3 या 4 में थे तभी सौभाग्य हुआ इनकी दीदी से भी पढ़ने का। और अब हम चाहते हैं कि प्रिंसिपल साहब आएँ और फिर 2 बातें कहें आके। 5 सितंबर शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। शिक्षकों की महानता को बढ़ाने के लिए इसको सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने दोस्तों और शिक्षकों से कहा था कि इसे आप हमारे जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाएं। कोई कहता है मुझे ये नहीं आता, एक दिन में कुछ नहीं आता, यदि मेहनत करोगे तो एक दिन ज़रूर आएगा। आग सूरज में होती है, जलना जमी को पड़ता है। गुरु सिर्फ रास्ता दिखाता है, चलना हम ही को पड़ता है। हमारे गुरु थे सूर्या सर, उनका कहना था कि ये मेरी कोचिंग कमज़ोर छात्रों के लिए है। जब मैं पढ़ना शुरू किया था तो मुझको कुछ भी नहीं आता था, उन्होंने मेरा हौसला बांधा, आज इन बुलंदियों तक मैं पहुंच चुका हूं। उनका कहना था कि कोई कमज़ोर नहीं होता, बस उसकी मानसिकता ही उसे कमज़ोर बना देती है। जैसा अभी कि हमने बताया था कि आपको एक हाथी का बच्चा होता था, उसे छोटे से ही बांधा जाता था, जब वो बड़ा होता है तो उसके दिमाग में ही रहता है कि हम उसे नहीं तोड़ सकते। आपको हाथी नहीं बनना है, उसकी मानसिकता को बदल कर रखना है। एक बार एक शिष्य ने एक टीचर से पूछा कि सर अच्छाइयों से ज़्यादा बुराइयां क्यों हैं? तो टीचर ने एक सफ़ेद कागज़ लिया और उसमें एक काली सी बूंदी धर दी और सभी शिक्षकों को बांट दी। उसके बाद छात्रों को बांट दी। उसके बाद पूछा कि तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है? तो सभी छात्रों ने कहा मुझमें इसमें एक काला सा टीका दिख रहा है। तो फिर बार 3-4 बार यही पूछा। उसके बाद पूछा कि तुम्हें उस बड़ा सा सफ़ेद भाग नहीं दिख रहा है? इसी तरह समाज को अच्छाइयाँ नहीं, सिर्फ बुराइयाँ ही दिखती हैं। बहुत अच्छे से समझाया है। और सच में आपके अंदर लाख अच्छाइयाँ हो, लेकिन अगर आपके अंदर एक भी बुराई है तो समाज हमेशा बेनिगाह मतलब उसी पे गड़ाया रहेगा, ये कमी है। तो और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपनी कोचिंग का अनुशासन बहुत ही सुनियोजित तरीके से है कि यहाँ पे वही बच्चा आके पढ़ सकता है जिसको अपने लक्ष्य की चाह है। ये नहीं कि मुझे वहाँ पे जाके कुछ दूसरा करना है। जिसको केवल और केवल पढ़ाई और अपने लक्ष्य से मतलब है, वही यहाँ पे आकर यहाँ पे पढ़ सकता है। कुछ बच्चे आए भी हैं, कुछ गर्ल्स कुछ बॉयज़, अगर वो बाहर जाके ये कहें कि नहीं वहाँ पढ़ाई की वजह से हम आ गए, तो 100% क्या बोल रहे हैं, झूठ। उनको यहाँ का जो यहाँ पे नियम और कानून है उनको बिल्कुल नहीं पसंद आएंगे, क्योंकि यहाँ पे वही बच्चा यहाँ पे वही बच्चा पढ़ेगा जिसको अपने लक्ष्य की चाह है, गुरु का सम्मान है, बहन है, भाई है, यही मान के अगर वो यहाँ पे आएगा पढ़ सकता है तभी पढ़ सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे आके बच्चा नहीं पढ़ सकता। तो इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और किसी को अगर कुछ कहना है तो आए गुरु के प्रति। जैसा कि मेरे बच्चों ने आपको बताया, काफ़ी समझदार हो गए हैं मेरे बच्चे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ कि ये मेरा छोटा सा परिवार है, और छोटा सा ही सही लेकिन बहुत अच्छा परिवार है मेरे लिए। हाँ, छोटा सा ही सही लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा परिवार है। मुझे ज़्यादा संख्या की ज़रूरत नहीं, कुछ बच्चे चाहिए लेकिन पूरे अनुशासित बच्चे चाहिए मुझे। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था कोचिंग, तभी मैंने बताया हुआ है आपको कि मुझे ज़्यादा संख्या की ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ बच्चे चाहिए, 5 बच्चे चाहिए, 10 बच्चे चाहिए, 1 बच्चा चाहिए, लेकिन वो अनुशासित होना चाहिए जो मेरी कोचिंग की मर्यादा को
ना नांगे। कहने का मतलब जो मैंने कोचिंग की मर्यादा बना करके रखी है उस सीमा को पार ना करें, वैसे ही बच्चे। और कुछ बच्चे आए भी, जैसा कि अभी एक बच्चे ने बताया कि कुछ बच्चे आए भी और आकर के चले गए। कुछ बच्चे आए आकर के चले गए, उनको यहाँ का अनुशासन नहीं पसंद आया कि भैया मुझे देखो, जैसा अगर बच्चे आएंगे यहाँ पे, अगर उनको पढ़ाई करनी है कि हाँ यार मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके मुझे कुछ आगे करना है, कर गुजरना, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहन के लिए कुछ करना है, वही आकर के यहाँ पे इस्टेब्लिश हुए, रुके। बाकी तो आए, कितने आए चले गए, मेरी डायरी में नाम भी नोट हैं। और 50 लगभग 50 बच्चे हो गए। 50 बच्चों में लगभग 30 बच्चे होंगे, 25 से 30 बच्चे अपनी कोचिंग में हैं। और वो 20-25 कुछ लोगों को समस्या भी है, समस्या की वजह से नहीं आए। और कुछ लोगों को यहाँ का अनुशासन नहीं अच्छा लगा कि भैया यहाँ पे सर नहीं घुमाने देते, ये कौन सा तरीका है। मतलब और किसी कोचिंग में तो नहीं होता है कि मैंने कितनी कोचिंग जा कर के देखी, वहाँ आप चाहे जो करो, पढ़ाई करो या ना करो, बस मुझे फीस दे दो 1 महीने की, हर महीने की फीस दे दो, बस काम हो गया। लेकिन नहीं, मेरा कोई ऐसा एम नहीं था कि यार मैं कोचिंग खोलूँगा आगे चल करके। लेकिन मेरा कभी अगर दिमाग में आता था, कभी कोचिंग में जाता था, तो यही लगता था कि यार काश अगर मैंने कभी कोचिंग खोली ना, तो मैं 2 बच्चों को पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना अनुशासन रखूंगा कि बच्चे आए चाहे ना आए, लेकिन जो बच्चे आएंगे वो पढ़ने के लिए आएंगे। कुछ लोगों ने मुझसे कहा भी है कि भैया आपके यहाँ का कोचिंग का अनुशासन ज़्यादा है, इस वजह से कोचिंग चल नहीं पाएगी आपकी, क्योंकि जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनको अनुशासन नहीं चाहिए, उनको थोड़ा सा फ्री चाहिए कि हाँ भैया फ्री वो थोड़ा सा इधर उधर टहले घूमे, फ़ोन आ रहा कॉल पे बात करें आराम से, कोई दिक्कत नहीं, तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भैया जिनको ये अच्छा लगता है तो वो पढ़ने नहीं आए हैं यहाँ पर, वो केवल बात ही करने आए। बस बात करो, जा करके मौज करो, घूमो, इधर उधर देखो, बस टाइम पास हो गया, चले गए। घर में मम्मी पापा क्या सोच रहे हैं, बच्चा हमारा कोचिंग करके आ रहा है और पढ़ाई करके आ रहा है, थक गया है एकदम, पास में आकर के खाना देंगी, पानी देंगी, लाइट नहीं होगी तो पंखा हाथ से चलाएंगी कि हाँ बच्चा थक गया है, धूप से आया है। एक्चुअल में बच्चे से पूछा जाए तो वो क्या करके आया वो तो बच्चा ही जानता है। अब वो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है कि बेईमानी कर रहा है अपने कर्तव्य के प्रति, वो तो वही बच्चा जानता है। तो कहने का मतलब अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो कुछ बच्चों ने बताया भी है कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो टाइम लगेगा, लेकिन 100% एक ना एक दिन आप सक्सेस जरूर होंगे। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। मैं अगर कोई भी क्षेत्र होता है उसमें एग्जाम्पल जरूर लेता हूँ कि हाँ कितने एग्जाम्पल ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और उसके बाद वो सक्सेस हुए, और जिन्होंने मेहनत करी उसके बाद सक्सेस नहीं हुए, तो उनमें कमी क्या थी, उन्होंने क्या कमी करी। एक बच्चा होता है 15 साल मेहनत करता है, कहता भैया हम 15 साल मेहनत किए यार, मेरा तो नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे हो जाएगा, हम तो बहुत मेहनत किए। जरूरी आपने 15 साल मेहनत किया तो 15 साल आपने पढ़ाई ही करी। अगर आपने 15 साल मेहनत करी, 15 साल एक बहुत लंबा समय होता है। एक अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाते हैं 5 से 10 साल अगर दे देते हैं प्राइवेट सेक्टर को आप, तो आपकी एक सैलरी जो होती है ठीक वेटेज सैलरी हो जाती है एक प्रकार से। 5 से 10 साल अगर आप एक प्राइवेट जॉब को देते हैं, और अगर प्राइवेट जॉब को आप देते हैं 5 से 10 साल, तो इतना सैलरी का वेटेज हो जाता है। और आपने 5 से 10 साल पढ़ाई को दिए, उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कैसे मैं मान लूँ कि आपने 5 से 10 साल पढ़ाई को दिए। मैं तो नहीं मानता, जिसको मानना हो मानो। 5 से 10 साल आपने पढ़ाई नहीं करी, उसी के बीच में हाँ ये टाइम जो रहा है, टाइम पीरियड रहा है, आपने उसमें पढ़ाई करी है, वो बस लोगों की दिखावे में कि हाँ ये बंदा तैयारी कर रहा है, ये बंदा तैयारी कर रहा है, पढ़ाई में लगा हुआ है, वो लोगों के दिखावे में। अगर एक्चुअल में आप अपने आप से पूछो कि आपने 15 साल में कितने दिन कितने महीने आपने तैयारी की है, तो एक्चुअल में रिजल्ट आएगा कि भैया 15 साल में मुश्किल से आपने 7 से 8 ही महीने मन लगा करके पढ़ा होगा। बाकी तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो मैंने हमेशा बोलता रहता हूँ मैं कि अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते मुंगेरी लाल के हसीन सपने आते हैं कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसी कार मेरे पास होती, काश ये ऐसा होता, काश वैसे कपड़े मेरे पास होते। बस हसीन सपने देखने को मिल जाए तो भैया क्या पूछना। लेकिन उन हसीन सपनों के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो ना करनी पड़े। जैसा कि अभी एक बच्चे ने बताया भी था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य को एक लड़की से प्रेम हो जाता है और वो अपने चाणक्य मतलब प्रधानमंत्री से, अपने गुरु से बोलते हैं, चाणक्य उनको प्रधानमंत्री बनाते हैं ना, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य को प्रधानमंत्री बनाते हैं ना, तो मतलब अपने गुरु से पूछते हैं कि हमको इनसे प्रेम हो गया, इनसे शादी करनी है। तो वो बोलते हैं कि अगर आपको
आपकी जो मंजिल है अगर उसको पाने से पहले अगर किसी दूसरे की चाह करते हैं तो आपको मंजिल फिर नहीं मिलेगी। अगर आप मंजिल पाने से पहले किन्हीं भोग विलास की चीज़ों में आप कुछ दिनों के लिए लुप्त हो जाते हैं तो वो चीज़ थोड़ा सा दूर चली जाएगी, हो सकता है वो चीज़ ना मिले आपको। तो कहने का मतलब मेरा मेन जो अभी यहाँ पे हम लोग किस लिए आए हैं, मेरा मेन कैरेक्टर ये है कि मैं सक्सेस हो जाऊँ और अपने मम्मी पापा का, भाई बहन का नाम रोशन कर दूँ। उसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं वो तो सारी ज़िंदगी करनी होती है, पूरी लाइफ आप थक जाओगे ये सब चीज़ें करते करते, और एट लीस्ट आप एक दिन सोचोगे बैठ करके यार काश मैंने स्टूडेंट लाइफ में अगर ये सब नहीं किया होता तो शायद आज मैं सक्सेस हो गया होता, क्योंकि मेरे साथ जो पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, वो सक्सेस हो गए। अगर आपका कोई भी मित्र सहपाठी उस टाइम पीरियड में आपको मिलता है कि आप बाइक से खड़े हो और अपनी वाइफ को बिठाए और बाइक में पीछे, और वो कार से ग्लास नीचे करके आपसे हाय हेलो करता है, तब आपके दिमाग में आएगा एक बार यार काश अगर मैं भी थोड़ी मेहनत करता तो आज शायद मैं भी कार में होता और बढ़िया से बैठ करके आराम से जा रहा होता। या फिर हो सकता है बाइक भी आपको नसीब ना हो, आपको बस में धक्के मुक्के खाते जाना पड़े और आपको ये लगे कि यार अपनी वाइफ और बच्चों के साथ में जा रहे हो, बैठने की जगह नहीं है, और बस में जानते हो क्या हालत होती है, जनरल बोगी वाली वही हालत है। देखो एक ही ट्रेन एक ही होती है, ट्रेन एक ही होती है, एक उसमें हर प्रकार के व्यक्ति बैठते हैं। एक जनरल डिब्बे में बैठता है बेचारा, बहुत हालत ख़राब होती है उसके, पसीना सांस तक लेने में प्रॉब्लम होती है, और उसी ट्रेन में, ट्रेन वही है लेकिन एक बंदा बिल्कुल आराम से एसी में सोता हुआ जाता है, कोई दिक्कत नहीं उसको मंजिल का पता ही नहीं चलता कब उसको मंजिल मिल गई। लेकिन उसको इतना आराम कैसे मिला? भैया उसने मेहनत करी है ना पहले। आज तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, अभी आपको बेशक थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आगे चल करके कुछ समय के बाद आप देखोगे तो यही चीज़ें, ये सब चीज़ें आप माइंड करोगे कि यार काश देखो बढ़िया एसी में बैठ करके जा रहे हैं, क्या पूछना, बड़ा बढ़िया लग रहा है हमको। लेकिन अब उससे पूछो जा करके आपने स्टूडेंट लाइफ में क्या किया था और मैंने स्टूडेंट लाइफ में क्या किया था, तो अगर कंपैरिजन करोगे तो बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर आपको मिलेगा। अगर देखो मेहनत करनी है, यदि अगर आपको कुछ करना है, मेहनत करनी, तो पूरी शिद्दत से करो, पूरी शिद्दत से मेहनत करो कि हाँ मुझे करना है, कुछ ना कुछ करना है। और अगर नहीं मेहनत करनी है तो फिर करो ही मत। थोड़ी मेहनत करने का फ़ायदा क्या, आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और आप दोनों तरीक़ों से जा रहे हो। एक दो बंदे होते हैं, दो दोस्त होते हैं, और एक होता है कि अपना प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टिंग से लग जाता है, इंटर पास करता है और प्राइवेट सेक्टर में लग जाता है, आराम से जॉब करने लगता है। और एक लड़का होता है कि मैं कंपटीशन की तैयारी करूँगा, और एक लड़का होता है कंपटीशन की मैं तैयारी करूँगा, और वो कंपटीशन तैयारी करता है बस दिखावे के लिए कि हाँ यार मैं कुछ दिनों में अच्छा लगता है ना, क्या कर रहे हो भैया, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कहने में अच्छा लगता है। क्या कर रहे हो भैया, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इमेज जो है बनती है कि हाँ यार बंदा तैयारी कर रहा है, आगे चल करके कुछ ना कुछ अचीव कर लेगा ये। लेकिन क्या होता है एक्चुअल में, अगर आप सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे होते तो क्या आप सक्सेस हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं सक्सेस हो सकते, क्योंकि आपकी दिशा ही सही नहीं है। और उसने कम से कम एक दिशा सेलेक्ट करी है, प्राइवेट सेक्टर में गया है, तो आगे चल करके वो कहीं ना कहीं आगे पहुंच जाएगा, आपसे भी आगे पहुंच जाएगा। अगर आप इस दिशा में सही मेहनत नहीं करते हैं, वो आपसे कम पढ़ा है लेकिन आपसे आगे पहुंच जाएगा, एक टाइम आएगा। और अगर आप इस लाइन में सक्सेस नहीं हुए, 10 साल बाद उससे जा करके मिलोगे और उससे बोलोगे भैया अपनी कंपनी में मुझे लगवा लो, तो आप उसकी अगर 40,000 सैलरी होगी तो आपको 7 से 8,000 रुपये मिलेगी सैलरी। तो आप में उसमें क्या कंपैरिजन हुआ भैया? वो हो गया ऊपर, आप हो गए नीचे, और आपने अपना टाइम वेस्ट किया और पढ़ाई में जो मेहनत करी वो सब बेकार हो गया। और अपने मम्मी पापा का जो भी है वो भी कहेंगे कि यार मेरा बच्चा इतने दिन मेहनत किया, कुछ नहीं अचीव कर पाया। तो बच्चे ने मेहनत की होती तो वो अचीव कर ले गया होता। तो कहने का मतलब अगर आप यहाँ पे आते हैं तो पूरी ईमानदारी से मेहनत करें, और मेहनत कर। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा अपने सूर्या गुरुजी को, जिनसे मैंने कोचिंग ली है। कहने का मतलब उन्होंने यहाँ भी वो आए थे तो उन्होंने बताया कि मैं अपने लाइफ के 14 से 15 साल मैंने तैयारी को दिए। 14 से 15 साल, इतनी लंबी तैयारी कोई नहीं करता है, लेकिन उन्होंने क्यों इतना लंबा संघर्ष किया? क्योंकि वो ये बोलते रहते थे कि यार मेरे रिलेशन में क्या, मेरे घर में
रिलेशन में नहीं, मेरे घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है किसी के पास। तो एक लालसा होती है ना माता पिता की, यार काश मेरा एक बच्चा गवर्नमेंट से जॉब मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, मैं भी समाज में जाऊंगा या फिर मैं भी रिलेशन में जाऊंगा तो कह सकूंगा कि हाँ मेरा बच्चा इस पोस्ट पे है। तो उनका भी दिमाग हुआ कभी कभी कि यार कोचिंग संस्थान चलाते थे कि यार कोचिंग चला रहा हूँ, आगे चल करके मैं इसको इम्प्रूव करूँगा और आगे चल करके मैं और बुलंदियों तक लेकर के जाऊँगा, मैं इससे काफ़ी कुछ कर सकता हूँ, इसी कोचिंग से काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने अपने माता पिता के लिए कि मम्मी का बड़ा सपना था कि मेरा बच्चा जॉब करे, सरकारी नौकरी करे, बेशक उसमें 20-22 हज़ार रुपये मिले और आप यहाँ प्राइवेट सेक्टर में 40 से 50 हज़ार रुपये कमाएं, लेकिन उनका यही सपना था। कुछ लोगों का सपना होता है यहाँ सरकारी नौकरी हो जाए, मेरे घर में एक बच्चा सरकारी सर्विस मिल जाए उसको, बेशक वो मुझे कुछ खाने पीने को दे, पैसा कौड़ी दे या ना दे, लेकिन वो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाएगा तो वो तो संपन्न हो जाएगा। अगर आगे चल करके मैं जब बूढ़ा होऊंगा, कहने का मतलब मेरी माँ पिता सोचते हैं कि हम लोग जब बूढ़े होंगे और कभी बीमार होंगे तो अपने बच्चे से अगर कह दूंगी तो दवा इलाज तो करा देगा, खा पी तो लूँगी मैं किसी न किसी तरीके से। लेकिन जब अगर आपके ही पास नहीं है तो आप अपने मम्मी पापा का क्या इलाज कराओगे, जब आपके पास ही खाने के लिए कुछ नहीं, बेचारा अपना तंगी से खुद परेशान है, लड़कों के अपने बच्चों के पैंट शर्ट नहीं ले पा रहा है तो वो कैसे आपकी दवाई कराएगा, मम्मी पापा की दवाई कैसे कराएगा। अभी आपके माता पिता जवान हैं, यंग हैं, तो अभी बीमार नहीं होते हैं, बुढ़ापा जब आएगा तो छोटी छोटी बीमारियों के लिए आपको अस्पताल लेकर के जाना पड़ेगा, छोटी छोटी बीमारियों के लिए। और आपको पता है कि एक कितना बड़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है आज कल हॉस्पिटल जाने में। डॉक्टर का चार्ज केवल 5-5, 10-10 हज़ार रुपये फीस होती है। अगर आप अच्छे हॉस्पिटल में जाते हो 5 से 10 हज़ार रुपये केवल डॉक्टर की फीस देनी पड़ती है। अब बताओ जिसकी मंथली इनकम 10 हज़ार रुपये है वो 5 हज़ार रुपये चार्ज दे करके कैसे दवाई कराएगा अपने मम्मी पापा का, मम्मी पापा की दवाई कैसे कराएगा। आप दवा नहीं कराएगा, 5 से 10 हज़ार रुपये दे करके दवा करा दी तो उस महीने का खर्चा उसका कैसे चलेगा। ये सारी चीज़ें सोचा करो कभी अकेले बैठ करके। हालांकि टाइम होता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का टाइम होता है। कुछ लोग कहते हैं भैया टाइम नहीं मिलता है सब सारी चीज़ें सोचने का। अरे सबके पास टाइम होता है भैया, सबके पास टाइम होता है। हसीन सपने देखने का टाइम होता है, अकेले बैठेंगे चेयर में और टेक लगा करके तब हसीन सपने सुहाने आते हैं, उनको देखने में बड़ा मज़ा आता है कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे। लेकिन अगर वही आप अपनी लाइफ में जा करके सोचो कि आगे के 10 से 20 साल 40 साल बाद क्या होगा, अगर मैं इसी तरह से मेहनत करता रहा, इसी तरीके से अगर मैं चलता रहूँगा तो आगे के 10-20 साल बाद 30, अगर आप अभी 20 साल के हो तो इसी तरह तो बने नहीं रहोगे। ये प्रकृति का नियम है कि सभी लोग जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं और अंतगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो सभी का नियम है, ये प्रकृति का नियम है कि सब जो कोई आया है इस पृथ्वी पे उसको एक न एक दिन जाना है। तो आप जब 40-45 साल के हो जाएंगे, सोचो कि मेरे मम्मी पापा 40-45 साल के हैं तो उनकी स्थिति जैसी काश नहीं मैं भी वैसा ही हो जाऊंगा एक टाइम आएगा। और जब मैं वैसा हो जाऊंगा तब कैसा लगेगा अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा या फिर मेरे पास घर की सुख सुविधाओं के लिए वो चीज़ें नहीं होंगी। आप किसी रिलेशन में जाते हो और अगर रिलेशन में बहुत अच्छी सुख सुविधाएं होती तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। या फिर अगर कोई थोड़ा सा निम्न वर्ग से है तो वो अगर उसके घर में कोई मेहमान आता है तो कितनी शर्म लगती है। अगर घर सही नहीं होता है, ये लगता है यार कोई ना आए हमारे घर में, अजीब सा लगता है यार, कोई आता है तो अजीब सी गिल्टी फील होती है कि यार घर सही नहीं है और इनको कैसे पानी वानी पीने के लिए दिया जाए, अजीब लगता है। तो ये चीज़ें अभी आप सोच रहे हो ना, अभी मम्मी पापा के उसमें सोच रहे हो कि मम्मी पापा के पास पैसा नहीं, चलो मम्मी पापा ने नहीं बनवा पाया, आगे चल करके आपके भी बच्चे यही सोचने वाले हैं। अगर आप मेहनत नहीं करोगे आपके भी बच्चे यही सोचने वाले हैं कि यार मेरा घर थोड़ा सा अच्छा होता तो रिलेशन वाले आते थोड़ा सा अच्छा लगता, हम भी सोफे में पैर के ऊपर पैर रख करके बैठते और भैया बताओ क्या हाल चाल। पता लगा कोई आया रिलेशन में, घर पे आया आपके और बारिश होने लगी और छत टपकने लगी तो आप बैठ करके हाल चाल पूछोगे कि पहले जा करके उसका करोगे कि भैया पानी ना टपके नीचे। ये सब सारी चीज़ें सोचोगे ना अकेले में बैठ करके। आगे अभी समय है आपके पास, अभी बहुत समय, अभी लग रहा होगा कि आज इतना समय हम बहुत कुछ कर लेंगे, बिल्कुल समय नहीं है आपके पास। आगे चल करके आपका टाइम धीरे धीरे आपका घट रहा है, कम हो रहा है। आगे चल करके आप घर की जिम्मेदारियाँ संभालोगे या फिर पढ़ाई करोगे। अभी पढ़ाई करने का समय तो अभी ईमानदारी से पढ़ाई कर लो, ज़्यादा दिन का समय नहीं होता। जैसा कि जब हम कोचिंग करते थे तो हमारे गुरु भी यही कहा करते थे कि बच्चा
अब हम लोगों की एज हो गई है, वो हमसे कहा करते थे कि अब हम लोगों की एज हो गई, अब पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता। लेकिन तुम लोग अभी पढ़ाई कर लो दबा करके, नहीं एक टाइम आएगा तुम भी जब इसी अवस्था में पहुंचोगे तुमको भी लगेगा यार आप पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये एक टाइम पीरियड होता है, क्योंकि अभी एनर्जी है ना, हमारे अंदर एनर्जी है और हमारे अंदर जागने की शक्ति है और हम उठ चल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं शरीर में। अब जब आप शरीर की समझ, अब 30 साल के बाद क्या होता है, 30+ एज के बाद ये जो हड्डियाँ होती हैं कैल्शियम घोलना बंद कर देती हैं। तो आपके कहीं कमर दर्द कर रही, बैठ गए ज़्यादा देर तो कमर ही दर्द करने लगी, और ये जोड़ दर्द करने लगे तो कहाँ बैठ के पढ़ पाओगे भैया, लेट के तो कोई पढ़ता नहीं, लेट गए तो नींद आ गई, सो गए, कंफर्टेबल जोन में जैसे गए सो गए। तो कहने का मतलब अभी अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी। ये मेरा वादा है, एक शिक्षक का वादा है, ठीक है ना, ये मेरा वादा है और एक शिक्षक का वादा है कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हो तो 100% आपको सफलता मिलेगी। ये एक एग्जाम्पल नहीं, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए और आपने भी अपने समाज में ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि जिन्होंने मेहनत करी है, एक्चुअल में, रियल में, ईमानदारी में जिन्होंने मेहनत करी है, आज नहीं तो कल उनको सफलता जरूर मिली। तो हम लोगों को भी सफलता मिलेगी, आप लोगों को भी सफलता मिलेगी, बिल्कुल भी निश्चिंत रहो कि यार बस कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यार हम मेहनत कर रहे हैं तो सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए। होंगे कि नहीं होंगे, नहीं होंगे दिमाग में तभी आएगा जब आप मेहनत नहीं कर रहे होंगे। एग्जाम देने दो तरह के बच्चे जाते हैं। एक एग्जाम देने जाता है बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, यार क्या आ जाएगा एग्जाम में, क्या आएगा क्या आएगा। एक बंदा होता है विदाउट हेजिटेशन आराम से बैठता है, क्या आएगा, मैंने तो सब कुछ पढ़ा है ना, क्या आएगा, ज़्यादा जितना मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, जितने भी सब्जेक्ट है मैंने अच्छे से अध्ययन किया है, जो भी आएगा देखा जाएगा, देखते हैं क्या आएगा। एग्जामिनर क्या पूछेगा, अगर मुझे नहीं आएगा तो फिर किसे आएगा, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी है और मैं जा करके एग्जाम में बैठूंगा तो मैं यही कहूँगा यार मुझे नहीं आएगा तो फिर किसको आएगा। अगर मेरे लिए टफ है ना तो सभी के लिए टफ है, क्योंकि मैंने जितनी मेहनत करी है शायद ही किसी बच्चे ने करी होगी। इतनी मेहनत करके आप एग्जाम में बैठो एक बार जा करके, तब पता चलेगा कि हाँ एग्जाम कैसे दिया जाता है। एक बार इतनी मेहनत करके बैठो, एक्चुअल में कोई मेहनत करके नहीं बैठता है, बस ये होता है कि हाँ जुलाई में फॉर्म आया और उसमें बता दिया गया कि भैया जुलाई में आपके ये फॉर्म भरे जाएंगे और नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा। तो जुलाई को तो छोड़ दो, जुलाई में तो फॉर्म ही भरे जा रहे हैं, बंदा सोच रहा है अभी फॉर्म भरे जा रहा है, अभी तो लास्ट डेट आएगी, फॉर्म भर लेंगे और फॉर्म भरने के बाद देखो हो सकता है सरकार लेट लपेट करवा दे, अभी पढ़ाई नहीं बाद में करेंगे, ठीक है। 2-3 महीने हो गए, अब आज दिसंबर में एग्जाम होना था, आगे अक्टूबर नवंबर, अभी आगे 1 महीना है, नवंबर है, उसके बाद नवंबर में दबा करके पढ़ाई करेंगे। अब नवंबर आ जाता है और नवंबर के बाद अरे अभी दिसंबर में 15 दिसंबर को एग्जाम है ना, तो इसमें एंजॉय कर लेते हैं, बाद में 15 दिन खूब मेहनत कर लेंगे, खूब भयंकर तरीके से टॉप कर देंगे अपनी बात। फिर दिसंबर भी आ जाता है तो कहता है अभी 15 दिन है, 10 तारीख आती है तो बोलता है 5 दिन है, और 13 तारीख आती है तो अच्छा कल जरूर पढ़ेंगे, एक ही बार में समराइज कर लेंगे पूरा। नोट्स बने हुए, नोट्स हमारे सर ने बनवा दिए, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जोग्राफी हिस्ट्री सारा कुछ बढ़िया नोट्स प्रिपेयर करके रखे, बस एक बार देखना ही तो है, मैंने सब कुछ पढ़ रखा है, बस एक बार देखना ही तो चलो कल पढ़ लेंगे। अब कल कौन पढ़ता है भैया, कल तो कभी होता नहीं, जैसा कि मैंने अभी बताया, ऐसे जियो कि मुझे कल मर जाना है। अगर इस तरीके से आप जीने लगे तो आप 100% सक्सेस होगे। तो बस वही है, एग्जाम लिया जाता है और एग्जाम हॉल में भी पहुंच जाता है, बच्चा डरा रहता है, एग्जाम खराब हो जाता है, फिर आता है और आकर के क्या बोलता है, यार ये एग्जाम तो नहीं अच्छा हुआ, लेकिन अगले एग्जाम में मैं टॉप करूंगा, क्योंकि एग्जाम बहुत अच्छा आया था, मैं थोड़ी सी पढ़ाई कर लेता 100% इस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता। हर बच्चे की यही हालत होती है, और जब वो एग्जाम देता है ना तब वहाँ से एक्सक्यूज़ बनाना सोचने लगता है कि यार मैं क्या एक्सक्यूज़ दूंगा अपने घर वालों को। तुम अपने घर वालों को एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि अपने आप को एक्सक्यूज़ दे रहे हो? आप अपने आप को एक्सक्यूज़ देते हो, घर वालों को एक्सक्यूज़ नहीं देते हो भैया, ठीक है ना। आप अपने आप को एक्सक्यूज़ दे रहे हो, घर वालों का क्या है? घर वालों को आज एक्सक्यूज़ दोगे, 10 महीने तक दोगे, साल भर, 3-4 साल, 5 साल, कब तक दोगे? वो जिंदगी भर के लिए आपके साथ में है क्या? ये लाइफ आपकी अपनी है, आपको अपने हिसाब से जीना है, आपको अपने हिसाब से जीना कि मैं इस लाइफ को कैसा बनाना चाहता हूँ, मुझे कैसा अच्छा लगता है कि मैं किस तरीके से अपनी लाइफ, मुझे कैसा अच्छा लगता है कि लोग कैसे जीते हैं, मुझे वैसा अच्छा लगता है, मुझे भी अपनी लाइफ ऐसी ही बनानी है। अगर आपने ऐसा सोच लिया तभी आप जा करके आगे सक्सेस होंगे। और बाकी जैसा चल रहा है ठीक है, मेरे मम्मी पापा जैसे हैं उन्होंने इतनी लाइफ गुजार दी, मैं भी वैसे ही गुजार लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चलने दो। लेकिन ये इन्जॉयमेंट कम नहीं होना चाहिए, दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, ये बंद नहीं होना चाहिए। ये बंद हो गया ना तो मेरी लाइफ रुक जाएगी।
तो ज़िंदगी में कभी आप अगर ऐसा करते रहे तो ज़िंदगी में आप कभी पार्टी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आगे आपको कोई इनवाइट करने वाला ही नहीं है। अगर आप उस लेवल के नहीं हो ना तो आपको कोई इनवाइट करने वाला नहीं है। क्यों इनवाइट नहीं करेगा? बोलेगा यार इसको बुलाएंगे फर्जी का खा के चला जाएगा, 1 रुपया देना नहीं इसको। और अगर आपके पास पैसा फिर भी आप दो या ना दो, लेकिन आपसे लोग कहेंगे यार उसको इनवाइट कर दो, शायद थोड़ा बहुत डोनेशन ही दे दे। ये चीज़ें होती। लड़की की शादी में गांव घर में लोग बुला लेंगे, यार वो बड़े भैया उनको बुला लो। हर शादी में जाते हैं, लड़की की शादी में 10 5,000 20,000 50,000 रुपये देते हैं, उनको बुला लो। और अगर आपका स्तर बहुत डाउन है तो यार उसको बुलाओगे तो बस खाना खा के चला जाएगा, फर्जी 1 प्लेट का नुकसान कराएगा, उसको निमंत्रण देने की कोई जरूरत नहीं। ये सब चीज़ें अगर अभी से आप सोचोगे तब आगे चल करके बहुत ऊपर तक जाओगे। कहने का मतलब हर चीज़ें सीरियस से लो, हर चीज़ें, कहने का मतलब पढ़ाई हो या फिर आप किसी भी क्षेत्र में हो, मन लगा के 100% दे दो। एक बार किसी भी क्षेत्र में हो, आप पढ़ाई के क्षेत्र में हो या फिर आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो देखो मैंने क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं कि अगर आप थोड़ा सा अच्छा काम करते हैं तो आपकी जो सैलरी होती है इंक्रीज करती है, और अगर आप किसी भी सेक्टर में हो और अगर आप थोड़ा सा डाउन करते हैं तो आपकी जो सैलरी होती है डिक्रीज होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनको कोई इतना गौर नहीं करता कि यार छोटी छोटी चीज़ें। आज आप बच्चे हो, कल आपके भी बच्चे होंगे। आज आप किसी माता पिता के बच्चे हो, कल आपके भी बच्चे होंगे, फिर उनके भी बच्चे होंगे। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। आज आए हैं, मर के चले जाएंगे। अगर आपको कुछ करना है कि याद बनानी कि मुझे लोग याद करते रहे, जरूरी नहीं है कि 100 साल जीने के लिए 100 साल याद रखने के लिए लोग आपको 100 साल तक याद रखें, तो जरूरी नहीं कि आप 100 साल तक जियो। ये नहीं जरूरी है कि आपको कुछ लोग कहते हैं ना यार मैं 100 साल तक जीऊँगा, लोग मुझे 100 साल तक याद रखेंगे। जरूरी नहीं है कि आप 100 साल तक जीते हो तभी आपको लोग याद करेंगे 100 साल तक। आप एक दिन जियो, लेकिन ऐसे जियो ना, ऐसा काम करो कि लोग आपको 100 साल तक याद करें। ये जरूरी नहीं कि आप 100 साल तक जियो, आप एक दिन जियो, लेकिन ऐसे जियो कि लोग आपको 100 साल तक याद रखें। जैसा कि मैंने कुछ एक वीडियो में बोला भी था कि मेरे एक सर थे, इंटर में पढ़ाते थे, उनका ये कोटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मेरे बच्चों दोस्तों, इस दुनिया में अपना नाम रोशन करके जाना, अगर विख्यात नहीं हो सकते तो कुख्यात जरूर हो जाना, लेकिन इस दुनिया में अपना नाम रोशन करके जाना कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें कि हाँ वो बंदा बहुत अच्छा आदमी था, अरे बहुत ख़राब था, लेकिन याद तो कर रहे हैं लोग। तो ऐसा करो कि इस दुनिया में आए हो तो याद करें लोग आपके जाने के बाद। कुछ ऐसा काम जरूर करना। तो कुख्यात नहीं होना, विख्यात ही हो जाना, ठीक है ना। कुख्यात नहीं होना, कुख्यात होने से कोई प्रसिद्धि नहीं मिलती है, बस एक कोटेशन ने तो बोल दिया। तो ठीक है, और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को बधाई। और आप लोगों ने इतना ज़्यादा किया, बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को खुशी हुई। हम लोग भी जब कोचिंग टाइम पे थे तो हम लोग भी अपने शिक्षक के लिए करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को आकर के अगर कुछ कहना है, बोलना है तो बोल सकता है।